यूक्रेन में युद्ध अब 4 से अधिक पूरे सालों से चल रहा है और हर कोई इसका अंत ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एक आम युद्ध में एक पक्ष जीतता है, दूसरा हारता है, फिर जिंदगी सामान्य होने की कोशिश करती है। यही युद्ध के अंत की वही छवि है जो अधिकतर लोगों के दिमाग में है। लेकिन यह एक सामान्य युद्ध नहीं है और इसका अंत रूस के लिए तबाही ला सकता है और शायद यूक्रेन के लिए भी। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। एक साफ सुथरे विजेता और हारने वाले के साथ खत्म होने के बजाय यूक्रेन में युद्ध का सबसे संभावित परिणाम एक जमा हुआ मोर्चा है। कम से कम फ्रेंच इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की आइरिस 2025 के विश्लेषण के अनुसार एक ऐसा परिणाम जिसे 2026 की पहली छमाही में प्रगति न होने से बल मिलता है। अब कल्पना कीजिए कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का संघर्ष बस थोड़ा बड़े पैमाने पर, और इस बार यूरोप के बीचों बीच। दोनों पक्ष नई वास्तविक सीमाएं तय करेंगे जो रूस के कब्जे वाले यूक्रेन हिस्सों से बनेंगी। संपर्क रेखाएं स्थिर रहेंगी क्योंकि कोई पक्ष शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होगा। कारण सीधा है, रूस ने आक्रमण की शुरुआत में जो हासिल करने का लक्ष्य रखा था वो कभी पूरा नहीं कर पाया। यूक्रेन के लिए इसकी संभावना कम है कि वह रूस को वह क्षेत्र सौंप दे जिस पर रूस ने कब्जा किया है, खासकर इसलिए कि उसने 2014 में ऐसा एक बार पहले भी किया था। युद्ध का अंत शायद एक छोटे या लंबे युद्ध विराम के साथ होगा जो उस समय की भू राजनीतिक स्थिति और दोनों पक्षों के संसाधन खर्च होने पर निर्भर करेगा। रूस की ओर से युद्ध से पहले और दौरान आई समस्याएं तुरंत नहीं दूर होंगी। रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था, शासन, सामाजिक संरचना और संस्कृति में बदलाव किया है जिसे देश और विदेश में देखा जा सकता है। इन सब ने रूस को कमजोर कर दिया है। लेकिन चलिए पहले यह समझते हैं कि शांति वास्तव में क्या है, क्योंकि रूस और यूक्रेन एक ही चीज का इंतजार नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन में कीव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी, जिसकी स्थापना जनवरी 2026 में हुई थी, ने 12 से 24 फरवरी 2026 के बीच कराए गए एक सर्वेक्षण में बताया कि 57% यूक्रेनियन दोनबास से यूक्रेनी सैनिकों की वापसी को पूरी तरह से खारिज करते हैं, भले ही इसके बदले अमेरिका और यूरोप से सुरक्षा की गारंटी मिले। यूक्रेन की ओर से संदेश साफ है, वे जमे हुए मोर्चे तभी स्वीकारेंगे जब उन्हें असली सुरक्षा ढांचा, बाध्यकारी गारंटियां, नाटो के साथ संरेखण और सदस्यता का रास्ता मिले। वे वह रियायत स्वीकार नहीं करेंगे, खासकर जो समझौते के नाम पर देश को जब अगली बार मास्को को सही समय लगे असुरक्षित बनाए। यह पहले भी 2014 में क्रीमिया के साथ आजमाया गया था और काम नहीं आया। रूस की कहानी अलग है। दिसंबर 2025 में राज्य के जनमत सर्वेक्षक विट्सियम और स्वतंत्र लेवाड़ा सेंटर दो अलग अलग रास्तों से एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। विट्सियम ने अपनी वर्ष के अंत की प्रस्तुति में पाया कि 55% रूसी अपनी 2026 को बेहतर होने की उम्मीदों को सीधे युद्ध के खत्म होने से जोड़ते हैं, जबकि 70% लोगों ने आने वाले साल को पिछले साल से ज्यादा सफल माना। लेवाड़ा, जो विदेशी एजेंट के दर्जे के तहत काम करता है और दिसंबर के मध्य में रूस के 50 क्षेत्रों में 1618 लोगों का सर्वेक्षण किया, उसने पाया कि वास्तव में 66% रूसी शांति वार्ता की ओर बदलाव का समर्थन करते हैं। फरवरी 2026 तक लेवाड़ा के अनुसार वार्ता के पक्ष में लोगों की संख्या और बढ़कर 67.2% हो गई, जबकि सैन्य अभियान जारी रखने के पक्ष में लोग घटकर 24.3% रह गए। लेकिन इन आंकड़ों के भीतर एक विरोधाभास छुपा है जो बहुत मायने रखता है। लेवाड़ा डेटा के अनुसार 3/4 रूसी मानते हैं कि युद्ध खत्म करने के लिए रूस को क्षेत्रीय रियायत नहीं देनी चाहिए। वे चाहते हैं कि गोलीबारी बंद हो जाए और वे यह भी मानना चाहते हैं कि वे हारे नहीं हैं। दोनों चीजें एक साथ। रूस में युद्ध विराम का राजनीतिक परिणाम अस्थिर होता है क्योंकि यह क्रेमलिन को सफलता के रूप में पेश करने का मौका देता है। राज्य कहेगा कि उसने मोर्चा संभाला, राष्ट्रीय हितों की रक्षा की और नेटो का सामना किया। लेकिन यहाँ शायद एक और सवाल उठेगा, रूस के लिए सब कुछ इतना बुरा क्यों लगता है? खैर, यही सवाल सीधे दूसरी समस्या की ओर ले जाता है। एक ही युद्ध विराम
दो अलग फैसले ला सकता है और उनमें से केवल एक ही उस देश के लिए ऐसा नतीजा होगा जिसे वो झेल कर बचा रह सके। क्या हम पहले ही तीसरे विश्व युद्ध में हैं? क्योंकि आप जो भी पढ़ते हैं उसके हिसाब से ऐसा लग सकता है कि हम बिल्कुल अलग अलग हकीकतों में जी रहे हैं और अब खबरों के साथ बने रहना मुश्किल हिस्सा नहीं रह गया है। असल में सच क्या है ये समझना मुश्किल है। इस खबर को देखिए जिसे पूरे स्पेक्ट्रम में लगभग 200 स्रोतों ने कवर किया है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना का कहना है कि उसकी नाकाबंदी से 36 घंटे में ईरानी बंदरगाहों पर व्यापार रुक गया। लेकिन एक दिन पहले लगभग 80 ज्यादातर वामपंथी स्रोतों ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में नाकाबंदी के पहले दिन समुद्री यातायात पर खास असर नहीं पड़ा। तो सच क्या है? पूरी तरह से बंदी या पहले से ही कुछ बाधा या दोनों ही बातें सच हो सकती है? इसी अंतर के कारण हम ग्राउंड न्यूज इस्तेमाल करते हैं जिससे दुनिया भर के सक्रिय संघर्षों की सही जानकारी मिलती है। अगर आपने उनमें से सिर्फ एक हेडलाइन देखी होती तो आप सिर्फ एक ही नजरिए के साथ जाते और जो हो रहा है उसकी एकदम अलग समझ बनती। ग्राउंड न्यूज रोज हजारों खबरें इकट्ठा कर टॉपिक के हिसाब से व्यवस्थित करता है जिससे आप हर स्रोत का झुकाव, विश्वसनीयता और स्वामित्व देख सके ताकि आपको एक ही जगह हर पहलू नजर आए। हाल ही में हम ब्लाइंड स्पॉट फीचर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जो दिखाता है किन खबरों को एक राजनीतिक पक्ष ने खूब कवर किया जबकि दूसरे ने नजरअंदाज किया। चाहे आप राजनीतिक रूप से कहीं भी खड़े हों, इको चेंबर से बाहर निकलना आपको यह समझने में मदद करता है कि असल में क्या हो रहा है और युद्ध की धुंध को चीरकर सच्चाई तक पहुंचने के लिए यह बेहद जरूरी है। तो ground.news/military ground.news/military show पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें और अनलिमिटेड एक्सेस वेंटेज प्लान पर 40% की छूट पाएं और इससे कीमत एक कप कॉफी से भी कम हो जाती है। तो खुद ग्राउंड न्यूज को एक बार जरूर आजमाएं। यूक्रेन की राष्ट्रीय कहानी अब दोबारा लिखी जा चुकी है और फ्रंटलाइन कहीं भी रुके यह बनी रहेगी। फरवरी 2022 से पहले पश्चिमी विश्लेषक अभी भी यूक्रेन को रूस के नजरिए से ही देखते थे, एक सोवियत पश्चात और भ्रष्ट देश जो मॉस्को के प्रभाव क्षेत्र में फंसा हुआ था। वह छोटा भाई जिस पर दबाव डाला जा सकता था, खरीदा जा सकता था, डराया जा सकता था या जरूरत पड़ने पर बांटा भी जा सकता था। 2026 में वो नजरिया लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है। हर कब्जाए गए क्षेत्र की तुरंत वापसी के बिना भी यूक्रेन अब ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ कह सकता है। एक कहीं बड़ा देश ने उस पर पूर्ण पैमाने का आक्रमण किया, उसके विनाश के लिए प्रतिबद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अपनी सबसे बड़ी सेना उसके खिलाफ तैनात की और फिर भी उसे अधीनता में वापस लाने में असफल रहा। यही यूक्रेन के नाटो और यूरोपीय संघ में एकीकरण के रुख का मुख्य कारण है। रूस के लिए वही युद्ध विराम सिर्फ बेनकाब होने और राजनीतिक दिखावे का मामला है। क्रेमलिन ने इस युद्ध को महानता का एक छोटा न्यायोचित प्रदर्शन बताया क्योंकि रूसी साम्राज्य खुद को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रहा है। इस आक्रमण को विशेष सैन्य अभियान बताया गया जो कुछ ही दिनों में खत्म होगा। इससे साबित होता कि यूक्रेन असली देश नहीं है और पश्चिमी देश रूस को फिर से गंभीर शक्ति मानने पर मजबूर होते। इसके बजाय 4 साल बाद रूस और गरीब हो गया है, ज्यादा अलग थलग पड़ गया है, चीन पर निर्भर हो गया है और पूरे पूर्वी यूरोप में उससे नफरत की जाती है। जो देश पहले वार्सो संधि में थे, रूस यह साबित नहीं कर सका कि युद्ध में उसकी बनाई चीजें उसकी कीमत के लायक थी। ध्यान दें, रूस के पास बड़ी सेना, आबादी, सोवियत संघ का भंडार, ऊर्जा से आमदनी, परमाणु हथियार और एक प्रचार तंत्र है। फिर भी वो यूक्रेन को झुका नहीं सका और यह युद्ध रूस के लिए बड़ी नाकामी व आर्थिक और मनोबल की भारी हानि बन गया। आर्थिक दृष्टि से रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसो ने दिसंबर 2025 में पुष्टि की थी कि रूस ने 2025 में अपने जीडीपी का 7.3% रक्षा पर खर्च किया। उसी वर्ष के लिए सरकार के अपने जीडीपी अनुमान पर इसे लागू करने से इसका मतलब है कि कुल सैन्य खर्च लगभग 198 अरब डॉलर रहा। ये पैसा न तो बुनियादी ढांचे, न स्वास्थ्य सेवा और न ही आर्थिक आधुनिकीकरण में गया। रूस की जीडीपी 2026 की पहली तिमाही में साल दर साल 0.2% से 0.5% तक घटी,
जो कि 2023 की शुरुआत के बाद पहली तिमाही गिरावट थी। और यह रूस की अपनी संस्थाओं के लिए भी एक झटका था, जिन्होंने उस अवधि के लिए 1.6% वृद्धि का अनुमान लगाया था। इसके तुरंत बाद रूसी सरकार ने 2026 के पूरे साल की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 1.3% से घटाकर सिर्फ 0.4% कर दिया। मुद्रास्फीति लगभग 6% पर चल रही है और ये लगातार घरेलू क्रय शक्ति को कम कर रही है। रूस के केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति रोकने के लिए मुख्य ब्याज दर को लंबे समय तक दशकों के उच्चतम स्तर पर बनाए रखा, जिससे नागरिक निवेश और उधारी घटी, जबकि रक्षा कारखाने पूरी क्षमता पर थे। ऊर्जा से होने वाली आय, जो रूस की मुख्य वित्तीय जीवन रेखा है, अप्रैल 2026 तक के 12 महीनों में साल दर साल लगभग 40% गिर गई। कच्चे तेल की कम कीमतें, यूरोपीय प्रतिबंध और मजबूत रूबल ने निर्यात मार्जिन घटा दिया। इसके जवाब में रूस ने जनवरी 2026 से लागू होने वाली वैट वृद्धि लागू की है, जो वास्तव में मध्यम आकार के व्यवसायों से पैसा निकालती है ताकि युद्ध के लिए फंडिंग जारी रखी जा सके। और एक समय के लिए युद्ध ने रूस को कृत्रिम आर्थिक बढ़ावा दिया। रक्षा कारखानों ने मजदूरों को रखा, कुछ जगह वेतन बढ़ाया और राज्य टीवी ने उत्पादन के आंकड़ों को रूस की ताकत की निशानी बताया। लेकिन अंदरूनी तौर पर कर्ज महंगा हो गया, खुलकर बोलना खतरनाक हो गया, यात्रा करना और भी मुश्किल हो गया। कीमतें लगातार बढ़ती रहीं और यहाँ तक कि जो लोग अभी भी पुतिन का समर्थन करते थे, वे भी अब ज्यादा शिकायत करने लगे। जब उन्हें यह कहने के लिए सुरक्षित महसूस हुआ, तब उन्होंने कहा कि अधिकारी झूठ बोलते हैं, बुरी खबरें छुपाते हैं और शीर्ष नेतृत्व से सच्चाई छुपाते हैं। इसका स्पष्ट संकेत तब मिला जब रूसी टेलीविजन हस्ती विक्टोरिया बोंडिया, जो रियलिटी शो और ब्यूटी कंटेंट से जुड़ी हैं, ने रूस की जीवन स्थितियों पर एक वीडियो में गुस्सा दिखाया। उस वीडियो को 1.3 करोड़ से अधिक बार देखा गया और इसने क्रेमलिन को सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर दिया। और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने कोई बहुत गहरी या समझदारी भरी बात कही थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि वो वही इंसान थी जिन्हें ऐसी बात कहने की उम्मीद नहीं थी। क्रेमलिन उदारवादियों, निर्वासितों और असंतुष्टों को पश्चिमी एजेंट कहकर खारिज कर सकता है। जब सेलिब्रिटी या विलासिता जगत का कोई व्यक्ति कहता है कि व्यवस्था सड़ रही है, तो करोड़ों आम रूसी उस मनस्थिति को पहचान सकते हैं और उससे हमदर्दी रख सकते हैं। वह पल इस बात का संकेत हो सकता था कि जनता की भावना वास्तव में कहाँ है, और यह कुछ ऐसा था जो पुतिन बिल्कुल नहीं चाहते थे। और जहां तक जनता की बात है, यूक्रेन में युद्ध के असली विजेता वे सरकारें नहीं होंगी जो युद्ध में शामिल है, बल्कि वे लोग होंगे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। रूस के लिए खास तौर पर यह पहली और सबसे स्पष्ट समूह है कॉन्ट्रैक्ट सैनिक और उनके परिवार। गरीब इलाकों में सैन्य सेवा सामाजिक आर्थिक तरक्की का बेहतरीन साधन बन गई है, क्योंकि इसका वेतन सबसे फायदेमंद नौकरियों के बराबर या ज्यादा है। जुलाई 2024 में युद्ध के 2 साल बाद पुतिन ने भर्ती के संघीय साइनिंग बोनस को लगभग दुगुना करने का आदेश दिया और क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अपने बजट से मिलाने की सिफारिश की। 2026 की शुरुआत में कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय साइनिंग बोनस 2.6 मिलियन रूबल या कुल मिलाकर लगभग $35,000 तक पहुंच गया। जिन पुरुषों के पास बहुत कम दूसरे विकल्प थे, उनके लिए यह ऐसी दौलत थी जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था और जिसके लिए उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। यूक्रेन में लड़ रहे एक कॉन्ट्रैक्ट सैनिक की मासिक सैलरी 2025 में 2,10,000 रूबल थी, जो लगभग $2,400 के बराबर थी, और ये राष्ट्रीय औसत वेतन से दुगुनी से भी ज्यादा थी। इससे श्रमिक नागरिक नौकरियों से हट गए, प्रभावित क्षेत्रों में वेतन में तेज बढ़ोतरी हुई और ऐसी आबादी बन गई जिनका जीवन स्तर युद्ध पर निर्भर था। अब इससे पहले कि हम इसमें जाएं, सुनिश्चित करें कि आप द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब कर चुके हैं। हम रोज वैश्विक भू राजनीति पर विश्लेषणात्मक वीडियो और घटनाओं का सारांश पोस्ट करते हैं ताकि आप अपडेट रहे। दूसरा समूह है रक्षा उद्योग का कार्यबल। हथियार कारखाने, ड्रोन निर्माता, इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्तिकर्ता और मरम्मत सुविधाओं को सबसे अधिक जनशक्ति चाहिए थी जिसे सरकार अनुबंध देकर पूरा कर सकती थी। लेकिन इन क्षेत्रों को 2 बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, रूसी सरकार अनुबंधों के लिए कम भुगतान करने या
उन्हें भुगतान न करने के लिए कुख्यात है, क्योंकि निर्माताओं के पास ऐसे अनुबंध पाने के लिए विकल्प बहुत कम है। नतीजतन जब इन्हें फलना फूलना चाहिए तब भी क्रेमलिन के पास पैसों की इतनी कमी है। विडंबना यह है कि यह सैन्य वेतन बढ़ने से है कि वह युद्ध के लिए जरूरी हार्डवेयर के भुगतान में चूक जाता है। दूसरा, जब सैन्य आदेश बंद हो जाते हैं तो ये क्षेत्र वास्तव में सामान्य स्थिति में वापस नहीं आ सकते। जैसे ही अनुबंध खत्म हो जाते हैं, आपूर्तिकर्ताओं के ग्राहक चले जाएंगे और जिन मजदूरों के पास तेजी से बढ़ते क्षेत्र में स्थिर रोजगार था, वे अचानक खुद को एक ठहरी हुई नागरिक अर्थव्यवस्था में पाएंगे। कोई नियोजित संक्रमण, प्रबंधित रूपांतरण या नागरिक उत्पादन प्रणाली नहीं है जो उन्हें समाहित कर सके। रूस युद्धकालीन अर्थव्यवस्था पर है, लेकिन युद्ध के बाद उसकी कोई मंजिल नहीं। तीसरा समूह छोटा लेकिन राजनीतिक रूप से अधिक मुखर वैचारिक वर्ग है। जेड ब्लॉगर, देशभक्त इन्फ्लुएंसर, स्वयंसेवी फंड रेजर, स्थानीय फिक्सर, जिन्होंने युद्ध की भाषा बोलना सीखा और पहली बार अपने जीवन में यह महसूस किया कि वे महत्वपूर्ण हैं। 2022 से पहले इनमें से कई लोग गुमनाम थे। युद्ध ने उन्हें दर्शक, आय, सत्ता तक पहुंच और उद्देश्य की भावना दी जो उन्होंने पहले नहीं महसूस की थी। उनकी प्रासंगिकता इसी पर है कि युद्ध रूसी सार्वजनिक जीवन में मुख्य बना रहे। जैसे ही युद्ध रुकेगा, उनकी प्रसिद्धि भी खत्म हो जाएगी। जो लोग पहली बार प्रतिष्ठा और उद्देश्य पाने के बाद इन्हें खो देते हैं, वे अक्सर चुपचाप पीछे नहीं हटते। अब युद्ध के दूसरे छोर पर यूक्रेन की युद्ध अर्थव्यवस्था ने एक अलग तरह के विजेता को जन्म दिया जो शांति काल में भी काम आ सकता है। ड्रोन इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, लॉजिस्टिक समन्वयक, पुनर्वास कार्यकर्ता। यूक्रेन पश्चिमी देशों से अनुबंध ले रहा है ताकि वे उसके विकास और विशेषज्ञता में साझेदारी कर सके। वे सभी लोग और वह सारी बुनियादी ढांचा जो यूक्रेन ने बनाई है, उसे नाटो को समग्र रूप से बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचा जा सकता है। यूक्रेन द्वारा विकसित रक्षा तकनीक युद्ध में आजमाई जा चुकी है और यह साबित हो चुका है कि यह काम करती है। रूसी उपकरणों ने आधुनिक युद्ध क्षेत्र में बार बार अपनी कमियां उजागर की हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने सहायक क्षेत्रों, रक्षा तकनीक, सटीक निर्माण, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा अवसंरचना की मरम्मत का भी विकास किया है। इन क्षेत्रों में निरंतर अनुसंधान की दीर्घकालिक संभावनाएं अधिक है। रूस के युद्ध क्षेत्र पूरी तरह विपरीत है क्योंकि वे हथियार बनाते हैं और हथियारों की मांग घटने पर बेरोजगारी बढ़ाते हैं। दीर्घकालिक राजनीतिक स्थिरता के लिए सबसे अहम समूह पूर्व सैनिक है, न कि प्रभावशाली लोग या फैक्ट्री मजदूर। राज्य अपने पूर्व सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इससे पता चलता है कि वह कैसा राज्य है और वह किस तरह का भविष्य बना रहा है। यूक्रेन में सिर्फ पैमाना ही हैरान करता है। जर्मन मार्शल फंड की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन को 2025 की शुरुआत में ही 12 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों का समर्थन करने की चुनौती का सामना करना पड़ा और अनुमान है कि जब सक्रिय ड्यूटी के जवान बाहर आएंगे तो यह संख्या 5 से 6 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ये लगभग हर 6 में से एक यूक्रेनी है। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के अनुसार युद्ध के बाद 5 मिलियन तक पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों को पुनः एकीकरण सहायता चाहिए होगी, जो देश की कुल आबादी के 15% से अधिक है। इतने बड़े पुनः एकीकरण की चुनौती का कोई ऐतिहासिक उदाहरण नहीं है, खासकर ऐसे देश में जो एक साथ 195 अरब डॉलर की प्रत्यक्ष बुनियादी ढांचा क्षति से उबरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यूक्रेन के पास वह है जो रूस के पास नहीं है, एक सुसंगत राष्ट्रीय आख्यान जो पूर्व सैनिकों के बलिदान को अर्थ देता है। सेवा करने वाले पुरुषों और महिलाओं ने अपने वतन की रक्षा की। जब एक बड़ी ताकत उसे मिटाने की कोशिश कर रही थी, तब इन लोगों ने यूक्रेन को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में जीवित रखा। यूक्रेन में पूर्व सैनिक, स्थानीय राजनेता, पार्टी आयोजक, व्यवसायी, बारूदी सुरंग हटाने के विशेषज्ञ, पुनर्निर्माण प्रबंधक, सीमा सुरक्षा विशेषज्ञ और नागरिक कार्यकर्ता बन सकते हैं। रूस को एक अलग समस्या राज्य के रवैये के कारण झेलनी पड़ती है। क्रेमलिन नहीं चाहता कि पूर्व सैनिक अपनी स्वतंत्र भूमिका वाले नागरिक बने। वह उन्हें तब तक सजावट की तरह रखना चाहता है जब तक वे देशभक्ति कार्यक्रमों या सरकारी मीडिया में नायक बनकर काम आते हैं। मॉडल यह है कि उन्हें उनके घर वापस भेज दिया जाए, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए, उन्हें दिखावटी कार्यक्रमों में लगाया जाए और फिर उम्मीद की जाए कि उन्हें भुला दिया जाएगा। यह सिर्फ अनुमान नहीं है। कुछ अनुमानों के मुताबिक
यूक्रेन से लौटे आधे से ज्यादा पूर्व सैनिकों को स्थायी नौकरी नहीं मिलती। वे या तो युद्ध से सदमे में हैं या घायल, फिर भी उन्हें लगातार समर्थन नहीं मिल रहा। जरा सोचिए तो उन्हें काबू में रखने की वजह साफ हो जाती है। एक रूसी सरकार जो वास्तव में पूर्व सैनिकों को नागरिकों के रूप में सशक्त बनाती है, जिनके अपने नेटवर्क, अपनी शिकायतें और अपना नैतिक अधिकार हो, वह एक ऐसी राजनीतिक ताकत बना रही होगी जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती। क्रेमलिन का, या और सटीक कहें पुतिन का, पूरा राजनीतिक मॉडल रूसी सार्वजनिक जीवन की सभी अहम ताकतों को नियंत्रित करने पर निर्भर है। लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंसा में प्रशिक्षित किया गया है और जिन्हें उनकी नागरिक जिंदगी से कहीं ज्यादा पैसे मिलते हैं। हर जगह उन्हें हीरो और देश की रीढ़ कहा गया। अब वे ठहरी अर्थव्यवस्था में लौट रहे हैं जो मोर्चे जितना नहीं दे सकती। एक ऐसे सिस्टम में जहां पूर्व सैनिक के अलावा और कोई भरोसेमंद विकल्प नहीं है। रूस में न तो जीआई बिल जैसा विकल्प है, न ऐसी कारगर कानून व्यवस्था जो छोटे व्यवसायों की भरोसेमंद ढंग से रक्षा करे, और न ही भरोसेमंद पुनः प्रशिक्षण प्रणाली। न विचारधारा से समझौता हुआ है, न ऐसी राजनीतिक संस्कृति है जिसमें पूर्व सैनिक नागरिकों की स्वतंत्र आवाज की उम्मीद हो। जब राज्य निगरानी और चयनात्मक संरक्षण से स्थिति संभालता है, न कि समावेशन से, तो वह समस्या का समाधान नहीं बल्कि टाल रहा होता है। हथियारबंद, संगठित और मोहभंग पुरुषों के बीच, जिनके पास यूनिट नेटवर्क, कमांड की आदतें और नागरिक संस्थाओं का तिरस्कार है, टाली गई समस्याएं अक्सर हिंसक रूप ले लेती हैं। 500 से ज्यादा नागरिकों की मौत या घायल होने के डरावने आंकड़े हैं जब उन पर पूर्व सैनिकों ने मोर्चे से लौटकर हमला किया। कल्पना कीजिए, लाखों पूर्व सैनिक आर्थिक संकट में लौटेंगे, उन संस्थाओं से धोखा महसूस करेंगे जिनके लिए लड़े थे, और पाएंगे कि मौजूदा व्यवस्था में उनके या उनकी नाराजगी के लिए कोई जगह नहीं है। हालात बस फटने की कगार पर है। साफ है कि रूस अब शुरुआत जितना मजबूत नहीं रहा और उसके सामने लंबा रास्ता है। ये समस्या सिर्फ रूसियों नहीं बल्कि पूरे यूरोप और बाहर के लोगों के लिए भी हो सकती है। रूस पर फिर चर्चा करते हैं। मुख्य बात है, रूस या पुतिन को अब शायद खोने के लिए कुछ नहीं लगता। शुरुआत भूगोल से करते हैं जो सबकी नींव है। रूस ने ये युद्ध आंशिक रूप से बफर जोन बहाल करने के लिए शुरू किया, जिसे रूसी सैन्य सिद्धांत राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए अनिवार्य मानता है। यूक्रेन को पहले एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो सोवियत संघ ने अपने और संभावित जर्मन हमले के बीच रखा था। यह उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में देखने को मिला था। तो रूसी सैन्य योजनाकारों की पीढ़ियों ने रूसी मुख्य भूमि और पश्चिमी शत्रु शक्तियों के बीच क्षेत्रीय बफर को जीवन की आवश्यकता माना और उन बफर को मजबूत होना चाहिए था। मदर रशिया के अधीनस्थ, जैसे यूक्रेन ने स्वतंत्रता से पहले किया था, और फिर सोवियत संघ टूट गया और यूक्रेन हर गुजरते साल के साथ पश्चिमी समर्थक कदम उठाने लगा। इस युद्ध का लक्ष्य उसे पलटना था, लेकिन लगभग हर मापनीय पैमाने पर इससे हालात और भी खराब हो गए। 2023 में फिनलैंड के नाटो में आने से रूस की नाटो के साथ जमीनी सीमा लगभग दोगुनी हो गई। स्वीडन के आने से नाटो की मौजूदगी बाल्टिक सागर के आर पार फैल गई। यूक्रेन, जिसके बारे में पुतिन ने 2021 के एक लेख में तर्क दिया था कि वो असली देश नहीं है और उसे रूस के खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है, अब सचमुच वही बन गया है। यूक्रेन 10 लाख युद्ध अनुभव वाले सैनिकों वाली सेना, 600 मील रेंज वाले घरेलू मिसाइल कार्यक्रम और दुनिया के सबसे उन्नत ड्रोन उद्योगों में से एक का मालिक है। यूक्रेन में युद्ध एक आत्मसिद्ध भविष्यवाणी थी, जिसने यूक्रेन को वही दुश्मन बना दिया जैसा पुतिन सोचते थे। फिर तकनीकी पहलू है जो भूगोल की समस्या को और जटिल बना देता है और इसे प्रभावी रूप से असुलझनीय बना देता है। यहाँ तक कि अगर रूस किसी तरह अपने पश्चिम में एक क्षेत्रीय बफर बहाल भी कर ले तो भी यह खतरा दूर नहीं करेगा। अब यूरोपीय देश रूस द्वारा इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि उल्लंघन और अमेरिका के बाहर निकलने के कारण गहराई तक सटीक हमला करने की क्षमताएं हासिल कर रहे हैं। इस संदर्भ में रूस का 2024 का परमाणु सिद्धांत भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नई भाषा परमाणु वृद्धि की सीमा घटाती है, जिसमें रूस या बेलारूस पर आने वाले पारंपरिक हथियारों के हमलों के बारे में उसके शब्दों में
विश्वसनीय जानकारी मिलना शामिल है। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने दिसंबर 2025 में सदस्यों को अगले 5 वर्षों में रूस से संभावित युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। बिल्कुल, ये पहली बार नहीं होगा जब रूस ने हम आप पर परमाणु हमला कर देंगे वाली धमकी दी है। युद्ध में रूस ने दर्जनों बार ऐसा किया, खासकर जब पश्चिम ने यूक्रेन को समर्थन बढ़ाने की सोची। अगर रूस इस युद्ध से पारंपरिक सेनाओं की कमी, ठहरती अर्थव्यवस्था और घिरने की भावना के साथ निकलता है तो वह परमाणु शस्त्रागार को मुख्य रोकथाम और दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। 2022 के बाद रूस संरचनात्मक, आर्थिक और भू राजनीतिक रूप से बीजिंग पर अधिक निर्भर हो गया है, जिसमें चीनी तकनीक रूसी रक्षा उद्योग के एक निर्णायक सहारा बन गई है और चीनी व्यापार यूरोप के आर्थिक संबंधों की कमी पूरी कर रहा है। रूस ने सितंबर 2025 में चीन के साथ पावर ऑफ साइबेरिया 2 नामक बड़ा गैस पाइपलाइन समझौता किया, जिससे ऊर्जा संबंध मजबूत हुए और रूस को युद्ध के लिए फंडिंग जारी रखने में मदद मिली। लेकिन व्यवहार में रूस उस संबंध में जूनियर पार्टनर है जो चीनी तकनीक, चीनी बाजारों और चीनी कूटनीतिक समर्थन पर इस तरह निर्भर है जो उसकी एक महान स्वतंत्र शक्ति की अपनी छवि के बिल्कुल विपरीत है। युद्ध के बाद उसकी निर्भरता और बढ़ेगी क्योंकि शांति के बाद रूस के पास कम विकल्प बचेंगे। तो इसका कुल मतलब क्या है? इस युद्ध ने वास्तव में दोनों समाजों के आधुनिक इतिहास में सबसे गहरा और सबसे अपूरणीय विभाजन पैदा किया है। यूक्रेन इस संघर्ष से घायल, थका और अत्यधिक शोकाकुल होकर उभरेगा, जिसे शब्दों में कहना कठिन है। साथ ही उसे पश्चिमी संस्थाओं का समर्थन और नई पहचान मिलेगी, जिन्होंने पुनर्निर्माण के लिए सैकड़ों अरब डॉलर देने का वादा किया है। उसके पास एक मजबूत रक्षा तकनीक क्षेत्र भी होगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और जो अमेरिका व नाटो के बराबर है। लेकिन रूस एक खोखला देश बनकर उभरेगा। वहां पूर्व सैनिकों का एक वर्ग होगा जिनके पास विश्वसनीय राजनीतिक अभिव्यक्ति का कोई रास्ता नहीं होगा और नाराजगी के कारण होंगे। जो अर्थव्यवस्था युद्ध के लिए बनाई गई थी, शांति के लिए नहीं, वह अपने नागरिकों का कर वसूली के लिए नए नए तरीके खोजने और उनका शोषण करने के लिए संघर्ष करेगी। मौजूदा नेतृत्व भी उस स्थिति में हमें मिल सकने वाले विकल्पों की तुलना में अच्छा लग सकता है, अगर हालात इतने बदतर हो जाए कि व्लादिमीर पुतिन तय कर ले कि उन्हें वास्तव में शांति बिल्कुल नहीं चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो व्लादिमीर पुतिन के बाद कौन आ सकता है, इसके बारे में और जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें और ऐसी ही रोमांचक खबरों के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब किए रहें।